कि रेवाड़ी का अस्पताल एक अच्छी जगह शिफ्ट हो जहाँ पर पानी ना भरे। चाहता हूँ कि अभी इसके बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाया। प्रतिक्रिया चल रही है। मेरी बेटी भी खुद जगह जगह जा करके और उसने चर्चाएं करी है लोगों से। रामगढ़ भगवानपुर 5-6 गाँव में से एक गाँव है जिन्होंने अपनी गाँव तजवीज़ करी थी और मैं अपना गांव समझता हूँ। मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह अगर ये उपलब्ध करवा सकते तो मुझे खुशी होगी। दूसरे और कोई गांव सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं तो भी मुझे खुशी होगी। ये तो सारे ही मेरे हैं, सभी ने मेरा समर्थन किया है, तभी तो मैं जीता हूँ। उस दिन मैं किसी को नहीं मिला, ना रामगढ़ भगवानपुर वालों को मिला, ना किसी और पंचायत को मिला, ना किसी एक बंदे को, सिंगल बंदे को यहाँ पर नहीं मिला। उनके अनिल सरपंच हैं, सरपंच पति हैं, जिससे मैंने टेलीफोन के ऊपर बात करी थी, जो उन्होंने रिकॉर्ड कर ली है, जिसकी चर्चाएं इस तरह काफी फांसी। राज बब्बर के खेमे का आदमी पंचायत को लेकर के मेरे पास आए और विद्रोह करे मेरे घर के अंदर, तमाशा करे मेरे घर के अंदर। तो मैंने जब देखा हल्ले के अंदर जितने कांग्रेसी थे हारे हुए, सारे के सारे उपस्थित हो गए। एक दिन पहले चले गए, एक दिन बाद के अंदर चले गए, क्योंकि सारे के सारे कांग्रेसी चले गए। और अनाप शनाप बात मेरे प्रति कह लो, चलो कह लो, लेकिन मेरी बेटी के खिलाफ भी उन्होंने कई चीज ऐसी कही जो मैं समझता हूं कि आम सभ्य आदमी नहीं कहता। इतना जहर लोगों के अंदर था, ये पता ही नहीं चलता। इनकी तो बस चले तो मेरे को जहर की पुड़िया दे दो, मार दो इंद्रजीत सिंह को। इस तरह के लोग वहां पर मतलब आ गए जिनको आगे का नहीं पता, पीछे का पता नहीं, कुछ पता नहीं, सिर्फ गाली बकने से मतलब है। अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सबसे पहले रेवाड़ी अस्पताल, कई सालों से चर्चा चल रही है कि रेवाड़ी का अस्पताल एक अच्छी जगह शिफ्ट हो जहां पर पानी ना भरे। इस प्रक्रिया के अंदर कई गांव जुड़े हुए हैं। 5-6 लोगों ने कहा है कि हमारे यहां पे आप अपना अस्पताल बनाएं, हम जमीन मुफ्त के अंदर देने को तैयार हैं, जिसके अंदर रामगढ़ भगवानपुर भी है और रेवाड़ी के शहर के भी लोग हैं। वो कहते हैं कि भाई शिफ्ट क्यों करवा रहे हो? सभी जगहों के ऊपर जहां पर भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहीं पर आमतौर के ऊपर सिविल अस्पताल हुआ करता है। अब वो मेरे को ये बता रहे हैं कि 6 एकड़ अभी सिविल अस्पताल के पास है, अगर इसके अंदर ही बनाओगे सभी को सुविधा होगी। तो ये रेवाड़ी वाले हो गए एक तरफ को, एक तरफ हो गए सारे गांव वाले जिन्होंने अपनी अपनी तरफ से तजवीज की है कि हमारे को जमीन देने के अंदर कोई एतराज नहीं है, हमारे यहाँ पे खोलो। मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूं कि अभी इसके बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाया है। प्रतिक्रिया चल रही है। मेरी बेटी भी खुद जगह जगह जा करके और उसने चर्चाएं करी है लोगों से, जगह देखी है कि कौन सबसे बेहतरीन जगह दिलवा सकता है, क्योंकि ये जिला का अस्पताल है, किसी एक गांव का नहीं है, किसी एक शहर का नहीं है, 26-36 बिरादरियों का सारे जिले का है। तो उसके अंदर भी प्रक्रिया चली है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई फैसला अस्पताल के बारे में अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2, रामगढ़ भगवानपुर। रामगढ़ भगवानपुर 5-6 गांव में से एक गांव है जिन्होंने अपनी गांव तजवीज करी थी और मैं अपना गांव समझता हूं इसको, क्योंकि अभी तक जब भी मैं इलेक्शन लड़ा हूं तो इन लोगों के यहां से मेरे को अच्छी खासी मेजोरिटी मिली है, खासतौर पे लोकसभा के अंदर भी। आज के दिन रामगढ़ भगवानपुर वाले ये कह रहे हैं कि हमारे यहां पर आप अस्पताल बनाओ। अस्पताल इनके यहां आता है, सारी सुविधाएं जो चाहते हैं मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह, अगर ये उपलब्ध करवा सकते तो मुझे खुशी होगी। दूसरे और कोई गांव सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं तो भी मुझे खुशी होगी। ये तो सारे ही मेरे हैं, सभी ने मेरा समर्थन किया है, तभी तो मैं जीता हूं। रामगढ़ भगवानपुर वाले कुछ दिन पहले CM साहब की मीटिंग थी, यहां पर धन्यवाद रैली करी थी उन्होंने। मैं उस दिन आया था उनकी मीटिंग को अटेंड करने के लिए।
और अगले दिन मेरी मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, मैं वापस चला गया। सुबह सुबह 8 बजे जब मैं तैयार हो रहा था तो उस टाइम के ऊपर मेरे को बताते हैं कि जी रामगढ़ भगवानपुर वाली पंचायत आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने कहा मैं अपनी मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा, एक बार बाहर आ जाता हूं। तो मैं ये नहीं हो सकता कि मैं एक से मिलूं 9 से ना मिलूं। मेरे पे तो जब लोग होते हैं यहाँ पे कम से कम 500-400 आदमी आ जाता है मिलने के लिए। तो मैंने उसको कहा कि टेलीफोन पे बात करा देंगे। मैंने टेलीफोन पे यही कहा उनको कि भाई देखो अभी फैसला नहीं हुआ है और फैसला होने के ऊपर देखे जाएंगे, लेकिन सब चेक कर रहे हैं कौन सी सबसे अच्छी जगह है, सबसे ज्यादा लोगों को जिसका फायदा होगा वहां पर अस्पताल बनाने की प्रक्रिया आमतौर के ऊपर होती है। सो मैंने उसको बोल दिया। उसके बाद उससे बात करके मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। उस दिन मैं किसी को नहीं मिला, ना रामगढ़ भगवानपुर वालों को मिला, ना किसी और पंचायत को मिला, ना किसी एक बंदे को, सिंगल बंदे को भी यहाँ पर नहीं मिला। पिछले दरवाजा जो मेरा मेन गेट है घर का, उधर से मैं सुबह निकल गया। लोग मेरे यहाँ पे थे जो मेरे ऑफिस के रहते हैं, वो सारे के सारे इन्होंने लोगों के काम ले लिए और मेरे को दिल्ली पहुंचा दिए। पर मेरे को दिल्ली जाना था तो ये क्या जरूरी था कि मैं बिना अपना वो काम छोड़कर किसी को यहाँ पर मिल लूं, जब मैंने किसी को टाइम नहीं दिया था। मैंने कहा भी दिया था कि मैं आज यहाँ पर नहीं मिल पाऊंगा, मेरी मीटिंग कल दिल्ली के अंदर होगी। तो ये रामगढ़ भगवानपुर वाले आए सुबह, और आप तो कुछ तो देहात वाले होंगे ही, समझते होंगे घर किधर होता है, बैठक किधर होती है, ऑफिस किधर होता है, घर किधर को होता है। तो इन्होंने गाड़ियां वहां खड़ी करी जो मेरे घर के सामने वाला झोड़ है उसके आसपास। उस गेट को मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ आने जाने के लिए अपने घर के अंदर इस्तेमाल करता हूँ। मेरा गेट ये वाला इस्तेमाल होता है जो ऑफिस का है। यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, सामने की तरफ पार्किंग है, साथ के अंदर एक स्टेडियम है, उसके अंदर पार्किंग है। तो आराम से यहाँ पे लोगों को पता है कि गाड़ी कहाँ खड़ी करनी चाहिए अगर इंद्रजीत सिंह से बातचीत करनी होगी तो ये लोग यहाँ की बजाय दूसरी जगह के ऊपर अपनी गाड़ी खड़के और फिर पता करते करते यहाँ पर आए सुबह सुबह कि इंद्रजीत सिंह से मिलना है। क्या मतलब हुआ कि ये मेरे घर के अंदर पहले कभी नहीं आए थे। ये लोग अगर मेरे घर के अंदर आए हुए तो 15-20 साल से इस घर के अंदर रह रहा हूं मैं, सैकड़ों हजारों आदमियों से मैं मिल चुका हूं यहाँ पे। इनको ये नहीं पता कि कौन से रास्ते से आकर के इंद्रजीत सिंह को मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये नए थे मेरे लिए, मेरे जगहों के लिए ये नए थे। और जब मैंने बाद में इसके बारे में सोचा तो मैंने कहा ये रामगढ़ भगवानपुर वाले इतना तहश में क्यों आ गए। तो मुझे मालूम चला कि जी ये इनके अनिल सरपंच हैं, सरपंच पति हैं, जिससे मैंने टेलीफोन के ऊपर बात करी थी, जो उन्होंने रिकॉर्ड कर ली है, जिसकी चर्चाएं इस वक्त काफी खासी चल रही हैं। तो उन्होंने फिर सरपंच ने और उन्होंने यहाँ पे तमाशा किया। वहां पर से फिर लोगों का यहाँ पे है ही नहीं, जब इंद्रजीत सिंह तो क्यों परेशान हो रहे हो, अपने घर जाओ। खैर जी, पर मैंने पता करना उचित समझा कि भाई क्या चक्कर है ये रामगढ़ भगवान को जो मैं अपना गांव समझता हूँ, वहां के लोग इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हैं। जब मैंने सरपंच से बात कर ली तो बाद में पता चला कि ये जो सरपंच अनिल है या सरपंच पति अनिल है भगवानपुर का, इसने मेरी वोटिंग होगी। राज बब्बर के खेमे का आदमी पंचायत को लेकर के मेरे पास आए और विद्रोह करे मेरे घर के अंदर, तमाशा करे मेरे घर के अंदर। तो मैंने जब देखा कि भाई ये तो 40% लोग ऐसे हैं राम भगवानपुर के जिन्होंने मेरी वोट ही नहीं दी। जिस गांव के अंदर शायद ही राज बब्बर कभी गया हो, सिर्फ टीवी पे देखा हो तो बात दूसरी है, उस अनजान आदमी को 40% वोट चली जाए तो मुझे तो शौक लगा ना ये हो क्या रहा है इसके अंदर। और वो आदमी आकर के फिर ये तमाशा करे आगे जाकर के धरने पे बैठ जाए। तो मेरे को तो शुभ हुआ, इसलिए मैंने पता किया कि राम भगवानपुर के अंदर मेरे को 60% और उनको 40% वोट मिली, जबकि अनजान आदमी था। तो ये उसके बाद बैठक में आए नहीं, मेरे वापस चले गए और इन्होंने धरना शुरू कर दिया। धरने के अंदर जितने कांग्रेसी थे हारे हुए सारे के सारे उपस्थित हो गए। एक दिन पहले चले गए, एक दिन बाद के अंदर चले गए, क्योंकि सारे के सारे कांग्रेसी चले गए। और जितने भी लोग मेरे मुखालिफ थे किसी भी पार्टी के हो,
वो सारे के सारे वो भी पहुंच गए कि उनको तो मौका मिल गया भड़ास निकालने का, तो सारों ने भड़ास निकाली। और ऐसा ही नहीं, बदतमीज लोगों के हाथ के अंदर माइक थमा दिया गया। और अनाप शनाप बात मेरे प्रति कह लो, चलो कह लो, लेकिन मेरी बेटी के खिलाफ भी उन्होंने कई चीज ऐसी कही जो मैं समझता हूं कि आम सभ्य आदमी नहीं कहता। वो बेचारी भाग रही है, देख रही है कौन सी अच्छी जगह है, उसने रिवाड़ी सिलेक्शन थोड़ी लड़ना है, वो तो अटेली की है, वहां से लड़ रही है वहां पे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते ये देखने के लिए कि सबसे उचित जगह कहाँ, सुविधाजनक जगह कहाँ है, वो देखने के लिए 7-8 गांव के अंदर गई, शहर के अंदर भी गई, उसके खिलाफ भी नरगल बात करने लग रहे हैं। और बदतमीज लोगों ने जिस तरह से हरकत करी है, तो पहली बार मैं सोच रहा हूं कि मान हानि का दावा इन लोगों के खिलाफ हो जाना चाहिए, नहीं तो ये मानते ही नहीं। इतना जहर लोगों के अंदर था, ये पता ही नहीं चलता, इनकी तो बस चले तो मेरे को जहर की पुड़िया दे दे, तो मार दो इंद्रजीत सिंह को। इस तरह के लोग वहां पर मतलब आ गए, जिनको आगे का नहीं पता, पीछे का पता नहीं, कुछ पता नहीं, सिर्फ गाली बकने से मतलब है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। उन लोगों को माइक थमा दिया गया। तीसरी बात रिकॉर्डिंग की बंद करना चाहता हूं। रामगढ़ भगवानपुर के अंदर बने ना बने वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन किसी भी आदमी की जो सरकारी ऑफिसर है उसकी रिकॉर्डिंग करना एक अपराध है, कानून है। भारतीय आचार संहिता जो भी, वो ना आचार संहिता, वो नया कानून जो बना है न्याय संहिता, रिकॉर्डिंग करके उसको प्रकाशित करना वो दूसरा जुर्म है। सबके अंदर सार्वजनिक करना, सीक्रेट्स एक्ट जो ओथ हम लेते हैं, उसका भी उल्लंघन है, तो इसके ऊपर सजा होती है, एफआईआर दर्ज हो सकती है, इसके अंदर जेल जा सकता है, 2 साल की कैद है। हुआ है कई केस में ऐसे, इनके अंदर हुआ है। और इसके अंदर मैं समझता हूं कि कोई ना कोई जरूर करेगा कि ये एफआईआर इनके खिलाफ होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के खिलाफ से केंद्रीय मंत्री की तरफ किस तरह से ये इन्होंने रिकॉर्डिंग करी, और जब उसने अनुमति नहीं दी है इस रिकॉर्डिंग को प्रकाशित कैसे किया। मेरा मन क्या कहता है कि भाई रामगढ़ भगवानपुर को पहले मैं सिफारिश करने के लिए सोचता भी था, लेकिन यहां बन जाए तो ठीक है, लेकिन इस तरह की हरकत होने के बाद, पिछले 8-10 दिन की हरकत होने के बाद इनकी सिफारिश करने के लिए मेरे को 4 बार सोचना पड़ा। कोई और होता तो वो भी मना ही कर देता। इस तरह की हरकत हो और फिर मैं इनके यहाँ पर ही कहूँ कि अस्पताल यहीं बनाओ, इसका मतलब कि मैं इनकी दबाव के अंदर आकर के और मैं फंस गया, दब गया। दबाव की राजनीति मैंने कभी करी नहीं, और अभी 75 साल का हो गया हूँ, अब कोई समय है नहीं कि अब मैं दबाव किसी का इस तौर के ऊपर मैं मान जाऊं। तो ये तो रही आपके इसकी हेल्थ के हॉस्पिटल की। माजरा का अस्पताल या एम्स, उसका जिक्र और मैं करना चाहता हूं। 14-15 के अंदर मुझे मालूम चला, नड्डा साहब हुआ करते थे हेल्थ मिनिस्टर, मुझे मालूम चला कि भारत सरकार की नीति है कि हर एक प्रांत के अंदर एक एम्स को डालेंगे। तो खट्टर साहब यहाँ पे आए, मैंने उनको कहा कि भी अनाउंस कर दो, करवा दो, मैं लूंगा ही वहां पे, तो भारत सरकार की नीति है और हमारे पास एम है नहीं। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया। उसके बाद जिस तरह की जलालत मैं कहता हूं इन लोगों ने करी, इलाके के साथ जो धोखा छल कपट किया, उसका मैं बयानबाजी करना चाहता हूं कि मनेठी ने सबसे पहले अपनी जमीन तजवीज करी, पता होते हुए कि ये फॉरेस्ट के नीचे दी हुई है, ये 200 एकड़ के ऊपर यहां पर एम्स नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने वो 200 एकड़ मुझे दे दिया। मैंने इनका ऊपर भरोसा किया और मैंने कहा कि भाई यहां पर हम एम्स बनाएंगे। दिल्ली तक बात गई, दिल्ली वालों ने कहा कि हम टीम भेज रहे हैं। जब टीम भेजी यहां पर, जब पता चला कि मेरा बेवकूफ बना दिया, मेरा फॉरेस्ट की जमीन को मेरी तरफ से सिफारिश करवा दी। उनको पता था कि फॉरेस्ट की जमीन है, फिर भी इन्होंने मेरी तरफ से उस जमीन को तजवीज करवा दिया। और जब वो आकर के रिपोर्ट आई कि तो एनजीटी से पंगा हो जाएगा, ये तो फॉरेस्ट वाले एनवायरमेंट वाले नहीं इसको क्लियरेंस देंगे, तो फिर वो बैठ गए कि जी हम तो धरने पे बैठते हैं, एम्स
संघर्ष समिति के नाम की एक समिति उन्होंने बना ली और कहा था हम एम्स लिवाए हैं। अपनी झेप उतारने के लिए इन्होंने ये एम्स संघर्ष समिति बनाई और इन्होंने जो जलालत करी है इस इलाके के साथ वो आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। आज एम्स तैयार हो गया होता, अगर ये जमीन सही वाली होती तो 19 के अंदर 20 के अंदर ये हो जाता तैयार, लेकिन 4-5 साल खाम खा के अंदर यूं ही जाया हुए कि भी दूसरी जगह तलाश हो। और ये तो माजरा वालों ने तलाश करके हमारी दे दी, तो हम तो खरीद तो सकते नहीं थे, हम तो एक्वायर तो कर ही नहीं सकते थे, माजरा वालों ने दे दी तो एम्स हमारे पे आ गया। हमारे प्रधानमंत्री ने आकर के उसका उद्घाटन भी किया। लेकिन इनकी जलालत देखो, उस टाइम मैंने कुछ नहीं कहा कि मैं कह दूंगा कि बतंगड़ बन जाएगा, काम होता होता तो उल्टा ना पड़ जाए, तो मैंने उस टाइम कुछ नहीं कहा। लेकिन आज मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब भी कोई बात आती है एम्स की, ये लेकर के ज्ञापन कभी डीसी के पास पहुंच जाते, कभी पहुंचा जाते और आप जैसे लोग उसको प्रकाशित कर देते। इनका लेना देना क्या था? इन्होंने खराब किया है इलाके को। और आज के दिन में 75 साल का होने के साथ कहता हूं कि मेरा ईमान आज भी बरकरार है, तो कोई फर्क नहीं आया। फर्ज के प्रति अभी मेरी ईमानदारी है। डिनर डिप्लोमेसी, ये बड़ा सवाल, बड़ा सवाल। भारतीय जनता पार्टी कमल सखी नाम का एक प्रोग्राम होता है। महिलाएं जिनके शादी हुई है उनकी घरवाली बुलाती हैं कि भी हम भी तुम अपनी वाइफ भी आए और उनका आदमी भी आए, और ये बाकायदा मीटिंग होती है, खाने होते हैं, मंत्रियों के यहाँ पे होते हैं, मंत्रियों को बुलाते हैं, एमपीज को बुलाते हैं, वगैरह वगैरह सभी को बुला लेते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कुनबे के होते हैं, जिसको चाहते हैं उसको बुला लेते हैं। दिल्ली का ये असर हरियाणा के अंदर नहीं पहुंच रहा, ये मैं समझ नहीं रहा। कोई बीजेपी वाले ने, किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों किया है। मेरे पास 2-3 मंत्रियों के 2-3 एमएलए के फोन आए कि जी हमारा नाम उछल रहा है, कि हमसे पूछा गया कि भाई क्यों तुम खाने पे चले गए। क्योंकि हमारे से तो किसी ने पूछा ही नहीं है। अखबारबाजी कैसे हो रही है, वीडियोग्राफी कैसे हो रही है, ये यूट्यूब में वाले कैसे कह रहे हैं। और ये कमल सखी जैसे प्रोग्राम अगर भारतीय जनता पार्टी के आदेश अनुसार होते हैं, तो मेरी बेटी का घर पहली बार जब अगर हरियाणा के कैपिटल के अंदर बनता है, और होम वो कहते हैं हाउस वार्मिंग, कभी सुना है? अंग्रेजी बोलते हैं हाउस वार्मिंग। तो नया नया कोई जाता है तो लोग बुलाता नहीं लोगों को, होता है, नेचुरल सी बात है, वो बुलाता है। तो पहले अपनों को ही बुलाएगा ना। तो हमारे यहाँ के लोग, ये दक्षिणी हरियाणा के जितने भी लोग हैं, ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके एमएलए हमारे साथ जुड़े हुए, इनके जनसभा वाले हमारे साथ, जनता वाले समाज जुड़े, तो उनको एमएलए को बुलाया कि मेरी बेटी का भी यहाँ पे घर हो गया है, अगर तुमने एमएलए हॉस्टल में नहीं खाना हो, कोई दिक्कत हो, तुम यहाँ पर आकर के खा लिया करो, पानी पी लिया करो, हुक्का पी लिया करो, ये घर है तुम्हारा। इस तौर के ऊपर बुलाए वो। और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी जो यूट्यूब में हुई है, अनर्गल बातें, बकवासबाजी है, कुछ नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आदेश है कि भाई तुम आपस के अंदर कुनबे को बढ़ाओ, भाईचारा रखो। और हम तो ये चाहते हैं, मैं तो पहले से करता आया हूँ, ये दिल्ली में भी करता आया हूँ, और अब मेरी बेटी को घर मिल गया तो वहां पर भी करने लग जाऊँ। मैं तो यहाँ भी करता हूँ, अगर यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ बुला लेता हूँ लोगों को, दिल्ली होता हूँ तो दिल्ली बुला लेता हूँ। और मेरे मिलने का एक दिन फिक्स है, पिछले जब से मैं मनाऊं 4 में बना था कांग्रेस की तरफ से, 4 से लेकर के आज तक सोमवार का दिन मेरा फिक्स्ड है। कोई मेरे को मिलने आना चाहता हो तो सोमवार के दिन यहाँ होता हूं तो यहाँ मिलेगा, अगर दिल्ली होऊंगा तो दिल्ली मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर नहीं हूं तो फिर मिलने का वो पूछ लेते हैं कि है नहीं आते, लोग यकीन कर लेते नहीं है तो नहीं आते। कोई और मंत्री देता किसी भी पार्टी का, अपनी जीत छोड़ो, किसी भी पार्टी का कोई एक दिन देता हो हफ्ते के अंदर, तो उसका क्यों नहीं लिखते आप? हमेशा ये आता है कि इंद्रजीत किसी से मिलता नहीं, इंद्रजीत किसी से मिलता नहीं। बाकी सारे के सारे लोग सिर्फ अपॉइंटमेंट के माध्यम से मिलते हैं। मेरे यहाँ तो खुला दरबार है, मेरे बाप का खुला दरबार था। आओ, उनकी कहानी अगर हमारे से फिट होती तो हम करेंगे, नहीं आती तो कितना कर देंगे। मेरा 20 साल से चलता आ रहा है, और फिर भी आप लोग ये कहते हैं, लोगों से कहलवा देते हैं इंद्रजीत किसी को मिलता नहीं। भाई 10 बार में एमएलए कैसे, 10 बार में जीत कैसे गया? पब्लिक ने जिताया ना। पार्टी की टिकट पहली चीज, पब्लिक दूसरी चीज। तो जो लोग मेरे से हारे हैं या मेरी पार्टी के वालों से हारे हैं,
आज उनके मन के अंदर इतना जहर घुला हुआ है कि आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूं मेरे को एहतियात बरतना पड़ेगा, कोई गोली भी मार सकता है। इस तरह के लोग यहाँ पे आज के दिन हो रहे हैं। तो ये मैं आपको मोटे मोटे तौरों पे कहना चाहता था कि आज के दिन अस्पताल में अभी फैसला नहीं हुआ है। एम्स वालों ने हमारे साथ डुप्लीसिटी करी थी। आने वाले समय के अंदर जिस तरह से मैं चलता आया हूं उसी तौर पर चलता आऊंगा, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी को बुला करके ये नहीं कहा गया कि तुम गया तू डिनर डिप्लोमेसी के ऊपर। आगे भी लोग करेंगे। नए नए घर में अभी प्रवेश किए हैं, घर मिलते मिलते 3-3, 4-4 महीने लग गए, तो वो भी बारी बारी सब लोग करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो बातें हैं मैंने आप लोगों के लिए क्लियर कर दी, आपके सामने सब चीज बात क्लियर कर दी। ये तो आप पड़ताल करो ना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। आप मेरे कंधे पर बंदूक लाते हो, आप अपनी नहीं हरकत में आकर के पता करो ना कि कौन करता है। पता तो आपको भी है, मेरे से क्यों पूछ रहे हो, मेरे से क्यों करवाना चाहते हो? वही बात आ जाएगी कि इंद्रजीत सिंह ने ये कह दिया, फिर इंद्रजीत सिंह ने वो कह दिया, पता सबको है। अपने इलाके के लिए मांग रखना मेरा फर्ज है। पिछली सरकार से भी मांग करी थी, हुड्डा साहब के टाइम के भी मैंने मांग करी है, मांग करता आया हूं। और आज के दिन मैं कहता हूं कि ये मांग करने की वजह से ही कुछ हमारे को मिला है। ये हमारी पाली की यूनिवर्सिटी जो रोहतक जाने वाली थी, मैं ला करके महेंद्रगढ़ के अंदर टेक किया। ये जो हमारा सैनिक स्कूल है जो कि कहीं और जा रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा जगह का, वहां जा रहा था, वो पर ला करके मैंने इसको पाली गोठड़ा के अंदर टेका है। ये जो एम्स कह रहे थे कि नहीं बन सकता, और कहते हैं कि बादशाह के अंदर इतना खर्च हो गया है, वो कैंसर हॉस्पिटल भी बना हमारे और एम्स बना। अगर मैंने इसके बारे में प्रयास करता, परिश्रम नहीं करता, तो यहाँ पर हमारे को एम्स नहीं मिलता, हमारे को डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं मिलती जो बिनौला के अंदर आज के दिन है, हमारे को मेट्रो नहीं मिलती जो आज के दिन प्रस्तावित है और मंजूर हो गई है, हमारे को RRTS नहीं मिलती। हालांकि उसमें विलंब हो गया है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी ने प्रयास किया है तो सबसे ज्यादा प्रयास मैंने किया है, क्रेडिट कोई लेता है। मनोहर लाल जी का असर तो है ही ना, सभी जानते हैं। हमारे 10 साल के नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के, तो सभी को पता है कि 10 साल से मनोहर लाल जी हमारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, तो उनकी बात लोग सुनते हैं अभी भी। खासतौर पर जो 10 साल किसी बाबू के ऊपर उन्होंने अधिकार जमाया है, तो वो तो सुनेंगे ही ना उसकी।